अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेरा नाम है मोहम्मद शाहीन। मैं इस सब्जेक्ट की लैब कोर्स की लीडर हूँ और अ, ये कोर्स जो है इसमें लैब के टॉपिक्स कवर करेंगे और लैब के टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम जो एसआरएस बनाना सीख रहे हैं कि एसआरएस किस तरह से बनती है, तो उसको हम टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं कि एसआरएस के एक समरी देख लेंगे एसआरएस की कि ग्लैंस में क्या होती है, फिर देखेंगे एसआरएस क्या होती है, उसे यूज़ क्यों करना चाहिए। एसआरएस हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। तो वो क्या होती है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ एसआरएस देखेंगे और किस तरह से एसआरएस लिखी जाती है ये देखेंगे। पहले ये बात कर लेनी चाहिए कि एसआरएस में हमने क्या करना होता है। पहले मेन स्टेप्स जिसके हिसाब से हमने एसआरएस बनानी होती है ना, वो यही है कि एक आउटलाइन बनाए पहले, और फिर अपने प्रोडक्ट के पर्पस को डिफाइन करें और उसके बाद डिस्क्राइब करें कि आप क्या बना रहे हैं। फिर उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको बनाने की, और उसके बाद आपने अप्रूव करवा लेना होता है। तो एसआरएस जो है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट्स में दो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है और वो किस तरह से करने वाला है। यानी कि डिस्क्राइब व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू एंड हाउ विल इट बी डन। ये बताते हैं हाउ विल इट बी परफॉर्म्ड, ये बताया जाता है एसआरएस के अंदर। और इसके अलावा वो फंक्शनैलिटी जो आपके प्रोडक्ट ने डिस्क्राइब करनी है वो भी बताई जाती है एसआरएस के अंदर। अब एसआरएस, अगर टिपिकली एसआरएस की बात करें तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं: पर्पस, उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स उसकी। अच्छी एसआरएस वो कहलाती है जो कि बता रही होती है कि किस तरह से सिस्टम है वो इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, यूजर से, और किस तरह से सिस्टम एम्बेड हुआ हुआ है हार्डवेयर के अंदर, इसी तरह से वो रियल लाइफ यूजर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारा कुछ बताती है। बाद हम देखते हैं कि एसआरएस बनाने का फायदा क्या होता है, क्यों हम एसआरएस बनाने में इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपनी एफर्ट। तो इसकी बेसिक रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि ये आपके प्रोजेक्ट की पूरी आउटलाइन बताती है कि किस तरह से जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा, एंड किस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट टीम को फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी देती है आपकी सॉफ्टवेयर के हवाले से, जैसे कि ऐसी इंफॉर्मेशन कि आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट क्या होगी, मेन फंक्शनैलिटीज क्या होंगी। इससे जो दूसरी टीम है, डेवलपमेंट टीम हो सकती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम हो सकती है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट टीम हो सकती है, वो सारी एक पेज पे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करनी है। अपने अपने से रिलेटेड अपनी रेलिवेंट क्वालिटीज, क्वालिटी एश्योरेंस वाले देखेंगे क्या क्या एनएफआरस हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। सिमिलरली डेवलपमेंट वाले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसलिए सारे एक पेज पे रहते हैं क्योंकि एक एसआरएस सारे फॉलो कर रहे होते हैं। इसके अलावा एसआरएस हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हो गई हैं पूरी और कौन सी रहती हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग की कुछ चीज़ों में हेल्प करती है। अब जब सारे एक पेज पे रहेंगे, सारों ने सेम रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, बार बार किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो इससे काफी सारा टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि समटाइम्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है। यानी कि एसआरएस को दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन SYRS यूज़ करना चाहिए सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो डील कर रही होती है वो सॉफ्टवेयर के डिस्क्रिप्शन के हवाले से कर रही होती है कि सॉफ्टवेयर किस तरह का बनेगा, कैसे बनेगा। जबकि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सिर्फ
उस सिस्टम के बारे में रिक्वायरमेंट होती है, जिसके जो सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो बता रहे होते हैं कि हाँ सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिसपे आपका सॉफ्टवेयर लगना है। तो ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो ज़्यादा डिटेल होती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को भी बता रही होती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट में तो सिर्फ एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट बता दी जाती है कि ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए, बस। लेकिन सॉफ्टवेयर में पूरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल से बताया हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से एसआरएस डॉक्यूमेंट को लिखना चाहिए। तो अब उसके लिखने के लिए वही 5 स्टेप्स हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि एक आउटलाइन बनाएं, पर्पस से स्टार्ट करें, ओवरव्यू दें कि आप क्या बिल्ड करना चाह रहे हो, और उसके बाद जो है एक डिटेल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करें या राइट डाउन करें, और उसके बाद अप्रूवल ले लें। एसआरएस की अप्रूवल जो है, एसआरएस की ज़ाहिर है आपको सुपरवाइजर से लेनी पड़ेगी या जो भी है, तो आप उसकी अप्रूवल ले लें। तो ये 5 स्टेप्स हैं एक इफेक्टिव एसआरएस डॉक्यूमेंट में। आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन जो है किसी भी एसआरएस की यूजुअली ये होती है, आप IEEE की भी आउटलाइन फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी भी ये आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है, सिस्टम फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके डिकम्पोज किया हुआ है इन चीज़ों में, पर्पस, इंटेंडेड यूज़र, इंटेंडेड यूज़। इसके बारे में वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये तीनों स्टेप्स जो हैं इसमें किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो राइट डाउन करने के लिए पहले 3 स्टेप्स ही काफ़ी होते हैं कि राइट डाउन आपने इस तरह से करना है। तो पहला है कि आप स्टार्ट करें पर्पस से, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा होता है, इंट्रोडक्शन अच्छा होता है, तो वो क्लाइंट को भी कैची लगता है, टीम को भी कैची लगता है, वो उन्हें समझ भी आता है। आप इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट के बारे में भी आप बता रहे होते हो, क्या आप करना चाह रहे हो, कैसे करने चाह रहे हो, और इंटेंडेड ऑडियंस भी बताते हो कि ये हमारी इंटेंडेड ऑडियंस है, और इंटेंडेड यूज़। अब इंटेंडेड ऑडियंस और इंटेंडेड यूज़ ये है कि हम लोगों ने पहले से ही डिटरमाइन करना है कि कौन इस एसआरएस को यूज़ करेगा, प्रोजेक्ट को नहीं, एसआरएस को। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इसे प्रोजेक्ट से ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट कौन यूज़ करेगा, यहाँ पे क्लाइंट्स का बताने लग जाएंगे। नहीं, हमें बताना है कि एसआरएस का इंटेंडेड यूज़ का क्या है, इंटेंडेड यूज़ और कैसे इंटेंडेड यूज़, मतलब ऑडियंस कौन है, मतलब एसआरएस को यूज़ करने वाली ऑडियंस कौन है, और किस तरह से एसआरएस को यूज़ किया जा सकता है। ऑडियंस डेवलपर हो सकते हैं, टेस्टर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, लीडरशिप टीम हो सकती है, इसी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग भी हो सकते हैं, वो भी एसआरएस को यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह से यूज़ करना है ये भी बताया जा सकता है कि डेवलपमेंट टीम इसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को करने के लिए करें, और टेस्टर्स जो हैं उनके अगेंस्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह का इंटेंडेड यूज़ भी बता दिया जाता है, ये आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है। स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में तो मैंने पिछली भी वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होता है। बेसिकली वही स्कोप है, आपने सॉफ्टवेयर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिफाइन करना होता है कि किस प्रोजेक्ट ने क्या करना है, कैसे करना है, उसकी ओवरऑल बिजनेस गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जो सॉफ्टवेयर है वो किन प्रॉब्लम्स को कवर करेगी। नेक्स्ट आ जाएं डेफिनेशन एंड एक्रोनिम्स पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों की डिफाइन कर देते हैं, कुछ चीज़ों की के हमारे रिस्क आ सकते हैं, रिस्क डेफिनेशन कर देते हैं कि अब रिस्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो अनसर्टेन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, तो उसको हम कहते हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अकर हो सकती हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, जिसे हम रिस्क डेफिनेशन कहते हैं। उसको डिफाइन करने से फ़ायदा क्या होता है हमें, कि हम लोग उनको उन रिस्क को मिटिगेट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि अगर हम कोई मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं, तो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हुए हमें कोई फैटेलिटी या कोई डिवाइस फेलियर का भी ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से हम अगर सोचेंगे कि अगर डिवाइस फेल हो गई तो क्या होगा, जब हम इस तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सोचेंगे तो ही उसका सॉल्यूशन सोचेंगे ना, कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यही हमारा पर्पस होता है कि हमने
अनएक्सपेक्टेड चीज़ को सोचना है कि कौन सी रिस्क अकर हो सकता है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी साथ प्रोवाइड करें। तो इसी होता है डिटरमाइन करना कि ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हैं जो कि उस रिस्क को मिटिगेट कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है कि आप ओवरव्यू दें कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो इसमें जो सब सेक्शन था यूजर नीड्स का, तो आपने यूजर नीड को बताना है। अब यूजर नीड को बताने से पहले आपको बताना है कि यूजर की क्लासेस क्या क्या हैं, यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्राइमरी यूजर्स कौन से हैं, सेकेंडरी यूजर कौन से हैं। इसके लिए जैसे यूज केस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यूजर कौन से होते हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी यूजर कौन से हो सकते हैं सिस्टम के। और इन केस अगर आप मेडिकल डिवाइसेस में हम बना रहे हैं तो आपने पेशेंट की नीड्स को भी समझना है, साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट्स जिनसे आप रिसेप्शनिस्ट से ले रहे हैं या इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी नीड्स को भी समझना है। तो हर एक यूजर को आपने डिफाइन कर देना है, उसकी नीड्स को करेक्टराइज करके लिख देना है कि यूजर नीड्स क्या क्या है। अब जाहिर है स्पेसिफिकली हम लोग अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स का जो ख्याल रखा जाता है वो जो वेरिएबल स्टेक होल्डर होता है या क्रिटिकल स्टेक होल्डर होता है वो हमारा क्लाइंट या यूज़र ही होता है। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करना होता है इस सेक्शन में कि किस तरह से वो यूज़ हो रही है होनी है प्रोडक्ट, और उसी हिसाब से हमने प्राइमरी सेकेंडरी यूजर्स डिफाइन करने होते हैं। साथ ही हम लोगों ने बताना होता है कि उनकी क्या स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनकी डिफाइन करनी होती है नीड्स। उसके बाद अगर हम लोग एजम्पशन की बात करें या डिपेंडेंसीज की बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें फुलफिल होना चाहिए हमारी एसआरएस के अंदर। कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ एजम्पशंस हो सकती हैं कि हमारी कुछ ऐसी एजम्पशन जो कि फॉल्स हो जाएं, ऐसी एजम्पशन दी जाती हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज एज्यूम टू डू दैट एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन दो फैक्टर्स। तो ये आपने फैक्टर्स और एजम्पशंस को लिखना है कि आपने क्या किया, क्या आपकी एजम्पशंस हैं, आपकी क्या अगर एसआरएस आपने बना रहे हैं तो कुछ एजम्पशन जो है अगर आपकी वो फॉल्स हो सकती हैं तो वो क्या हो सकती हैं, उसके बारे में आप बताते हो। इसी तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि नेक्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जब आप डिटेल स्पेसिफिकेशन दे रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो कि एजम्पशन सॉरी एसेंशियल होती हैं आपके प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो आप जब भी प्रोडक्ट बिल्ड करें, फॉर एग्जांपल मेडिकल डिवाइसेस की बात कर लें तो मेडिकल डिवाइसेस में आपने बैटरी इन्फ्यूजन इस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखना है। इसी तरह अगर हम बात करें आपके कोई भी प्रोजेक्ट है जैसे उसमें साइन अप वगैरह करना है या ये चीज़ें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि यूज़र साइन अप होगा, ऑथेंटिकेट होगा, फिर आगे जाएगा, फिर ये चीज़ें प्रोसीड करेगा। एक पेशेंट को डॉक्टर से मीटअप करना है उससे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, इस तरह की ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अगर एक्सटर्नल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो ये सॉफ्टवेयर के अलावा जो है बाकी रिक्वायरमेंट्स के साथ भी आती हैं कि अदर कंपोनेंट्स को देख रही होती हैं कि किस तरह से अदर कंपोनेंट्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र हो गया, हार्डवेयर किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, यूज़र किस तरह से कम्युनिकेट, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करेंगे और कम्युनिकेशन उनकी होगी किस तरह। तो ये चीज़ें आपकी एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। इसी तरह सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें या सिस्टम फीचर्स की बात करें तो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सी सिस्टम फीचर्स हैं आपका जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो ये काइंड ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं आपकी जो सिस्टम फीचर्स हैं, और ये रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे, इसलिए सिस्टम फीचर्स जो हैं वो अलाउड होने चाहिए, अब मतलब डिस्क्राइब्ड होने चाहिए। अब आपने बताना है कि हमारा सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है लोकेशन से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं इधर से उधर जाने का या इस तरह से। तो ये चीज़ें आपके सिस्टम का फीचर है, ये पार्ट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लेकिन आपने सिस्टम क्या आप कहते हो सिस्टम आपका प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो ये रिक्वायरमेंट्स जो पूरी होनी चाहिए वो सिस्टम फीचर्स हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जैसे कि
परफॉर्मेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्वालिटी। जैसे सेफ्टी हम लोगों ने रिस्क की बात की थी, तब कहा था ना कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इस तरह की जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसको आपने डिटेल में लिख देना होता है, जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी के लेक्चर में पढ़ा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। उसी को ही आपने नरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट कि आपके प्रोजेक्ट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके बाद आखिरी स्टेप जो है वो यही होता है कि आपने अप्रूवल लेनी है एसआरएस की। इन केस आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपकी जो हूँ सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ, और आप अपने अपने असाइंड प्रोजेक्ट की अप्रूवल मेरे से लेंगे। इन अदर केस आप प्रोफेशनली जाते हैं कहीं पे, तो आपको एसआरएस जब आप बनी होती है तो वो आपकी अप्रूव होती है एक बोर्ड से, तो वो आपको अप्रूवल लेनी होती है एसआरएस की। अब रिकैप देख लेते हैं कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। तो एसआरएस एट ग्लैंस पढ़ा है, उसके बाद आपने एसआरएस के बारे में पढ़ा है कि क्या होती है एसआरएस, किस तरह क्यों यूज़ की जाती है एसआरएस, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसको लिखने की क्या टिप्स हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।